जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। और विषय है उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग एक्ट 1972। इसके पूर्व भी मैंने लगभग 40 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे उत्तर प्रदेश लोकल लॉ से संबंधित अपलोड कर दिया है। कृपया आप लोग जरूर देखें और उसका लाभ उठाएं। विषय पे आने से पूर्व मेरा आग्रह है कि मेरे इस चैनल को अभी तक जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है, कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। आते हैं विषय पर। आज का विषय है मानक किराए का उदाहरण। एक मानक किराया क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे, जिसको धारा 3 के उपखंड के में दिया गया है। और मानक किराया का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है उसका धारा 9 में और धारा 9 क में दिया गया है, जो कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा किया जाता है। और उसकी अपील कहाँ होती है उसको देखेंगे, जो धारा 10 में दिया गया है, जो कि जिला न्यायाधीश द्वारा होता है और उनके द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है जो कि इस अधिनियम द्वारा विहित किए गए हैं। तो हम लोग देखते हैं मानक किराए के बारे में। तो जब धारा 3 के उपखंड के का अध्ययन करते हैं तो उसमें कुछ बातें निकल के आती हैं कि यदि कोई ऐसा भवन है जो कि इस अधिनियम के प्रारंभ पर उसको किराए पर उठाया गया है और जो पूर्व के अधिनियम द्वारा शासित हो रहा है तो उसका मानक किराया क्या होगा। तो एक तो ये कह रहा है कि पहला कंडीशन की धारा 6, 8 और 10 के अधीन रहते हुए मानक किराया क्या होगा उससे तात्पर्य है। अर्थात इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जो धारा 6 और 8 में बातें कही गई हैं और जो अपील में धारा 10 में कोई ऐसा मानक किराया निर्धारित कर दिया जाता है तो उसके अधीन रहते हुए क्या मानक किराया होगा उसकी बात धारा 3 का उपखंड के कहता है। अब उपखंड के में हम लोग देखते हैं तो यही बात कर रहे हैं कि कोई ऐसा भवन है जो कि किराए पर उठाया गया है और पूर्व अधिनियम द्वारा उसको शासित किया जाता है, तो वर्तमान में उसका मानक किराया क्या होगा। तो इसके लिए कह रहा है कि या तो उसका कोई सम्मत किराया हो या कोई रीजनेबल एनुअल रेंट हो उसका 25%, और इन दोनों में से जो अधिक हो वो मानक किराया मान लिया जाएगा। मतलब कि अगर एक साथ कोई सम्मत किराया की स्थिति भी आ रही हो और कोई रीजनेबल एनुअल रेंट के तहत भी जो उसका 25% है तो उन दोनों में से जो अधिक होगा उसको मानक किराया मान लिया जाएगा। दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि जहां सम्मत किराया नहीं है, केवल रीजनेबल एनुअल रेंट है, तो उसके जो 25% है उसका मानक किराया यहाँ मान लिया जाएगा। तीसरा ये कह रहा है कि न तो कोई रीजनेबल एनुअल रेंट है और न ही कोई सम्मत किराया है, तो उसके लिए कह रहा है कि फिर तब जो मानक किराया निर्धारित किया जाएगा धारा 9 में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा वो मानक किराया मान लिया जाएगा। अब चूंकि जिला मजिस्ट्रेट को धारा 9 में मानक किराया निर्धारित करने के लिए कहा गया है तो उसमें कुछ बातें कही गई हैं कि उसका मानक किराया निर्धारित करते समय जब कोई आवेदन आता है उनके समय तो मानक किराया निर्धारित करते समय किन किन बातों का वो ध्यान रखेगा। तो धारा 9 को जब हम देखते हैं तो धारा 9 में ये बातें कही गई हैं कि मानक किराया निर्धारित करने में जिला मजिस्ट्रेट निम्नलिखित बातों पर विचार करेगा। पहला कह रहा है कि भवन पर इस अधिनियम के लागू होने के दिनांक अथवा किराए पर उठाने के दिनांक जो भी पश्चातवर्ती हो, जिसे आगे इस धारा में उक्त दिनांक कहा गया है कि ठीक पूर्व भवन और उसके स्थल का तत्संबंधी बाजार मूल्य, जो वहां का बाजार मूल्य होगा जिस समय किराया उठाया गया है या इस अधिनियम के पारित होने के तुरंत पश्चात, जो भी मतलब उसके पश्चातवर्ती होगा, उस समय जो वहां का बाजार का मूल्य होगा, बाजारी मूल्य होगा, वही उसका मानक किराया मान लिया जाएगा। मान नहीं लिया जाएगा, उसको निर्धारण करने में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ध्यान में रखा जाएगा। उसके बाद करें कि भवन के निर्माण, अनुरक्षण तथा मरम्मत की लागत। यदि कोई भवन के निर्माण करने में, कोई अनुरक्षण करने में या उसके मरम्मत करने में कोई ऐसी लागत आई है उसका भी ध्यान में रखा जाएगा मानक किराया निर्धारित करते समय डीएम के द्वारा। तीसरी बात करें कि उक्त दिनांक के ठीक पूर्व उसी प्रतिवेश में तत्सदृश भवनों के लिए प्रचलित किराया, मतलब कि जिस दिन आवेदन दिया जा रहा है मानक किराया निर्धारित करने के लिए जिलाधीश महोदय को यानी कि डीएम को, तो उस समय उस एरिया में उसी तरह के जो भवन है उसमें जो किराए प्रचलित में हो
उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। चौथा कह रहा है कि भवन में व्यवस्थित सुख सुविधा, कोई हो सकता है कि भाई अलग अलग भवन अलग अलग तरीके से लोग बनवाते हैं, तो उस भवन में कोई एक्स्ट्रा कोई कार्य किया गया है जिसमें फैसिलिटी थोड़ी अच्छी दी गई है, तो उसके अनुसार मानक किराया ध्यान में रखा जाएगा निर्धारित करते समय। उसके बाद कह रहा है कि भवन का नवीनतम निर्धारण यदि कोई है, यदि उस भवन से संबंधित कोई उस एरिया में नया नवीनतम कोई निर्धारण आ चुका हो, जैसे सर्किल रेट हर साल जारी होता है, तो उसको ध्यान में रखा जाएगा। उसके बाद आखिरी कह रहा है कि कोई अन्य संगत तथ्य जो मामले की परिस्थितियों को देखते हुए सारवान प्रतीत होते हों, मतलब कोई ऐसा मटेरियल फैक्ट है जिसको ध्यान में रखना ही जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि किसी के मकान में सप्लाई की पानी आती हो, किसी के मकान में समरसेबल लगा हो, किसी के मकान में सारी वो सुविधाएं हो जैसे पार्क वगैरह उसके सामने हो, तो कई चीजें हैं। वो ये कह रहा है कि कोई ऐसी बात मटेरियल है जो कि देखना है। जैसे कोई ऐसा भवन है जहाँ पे सारी कमर्शियल एरिया के रूप में है, जैसे वहाँ तुरंत बैंक है, पेट्रोल पंप है और कॉलेज है, तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाएगा जब डीएम के द्वारा मानक किराया निर्धारित किया जाएगा। तो ये तो बात हो गई कि मानक किराया क्या होता है और उसका निर्धारण कैसे किया जाता है। अब इसके बाद जो उपधारा 2 का कैपिटल ए है, ये कह रहा है कि उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट साधारणतया उक्त दिनांक को भवन जिसके अंतर्गत उसका स्थल भी है के बाजार मूल्य के 10% प्रति वर्ष को उसका वार्षिक मानक किराया समझेगा और मासिक मानक किराया इस प्रकार अंकलित वार्षिक मानक किराए के 12वें भाग के बराबर होगा। मतलब कि जो ये उपधारा 2 में बताई गई है, जो कुछ भी दिमाग में रख करके जो निर्धारण किया जाएगा, उसका 10% बातों को रखा जाएगा और उसका महीने का जो किराया होगा उसमें 12 से भाग दे दिया जाएगा। जैसे एक उदाहरण के रूप में हम समझ लेते हैं कि किसी एरिया में 3000 रुपया मासिक किराया है, तो साल भर में 36,000 रुपया उसका किराया हुआ। तो अब 36,000 में जो 10% बढ़ोतरी हो रही है, तो वो प्लस करके उसका फिर 12वां भाग उसका हर महीने का किराया हो जाएगा। तो यही बात धारा 9 कह रहा है। अब इसमें ये कह रहा है कि इससे कोई व्यथित व्यक्ति है तो क्या करेगा। इसके पूर्व हम लोग देख लेते हैं धारा 9 का, जिसमें एक चैरिटेबल के मामले में कोई व्यक्ति है, अगर जो उसका किराएदार या मकानदार है, तो वो अपने मकान में कोई ऐसा है, जैसे मंदिर है तो मंदिर के बगल में कोई दुकान वगैरह है, उसी मंदिर के प्रांगण से संबंधित कि दुकान वगैरह किराए पे दे सकता है। या कोई अभी हम लोगों ने देखा था कि धारा 2 में कि कौन कौन से इससे अधिनियम से बाहर हैं, तो हम लोगों ने देखा था मनोरंजन वाले हैं, सिनेमा घर है, लेकिन उससे सटे कोई ऐसा दुकान है, रेस्टोरेंट है उसी जमीन से संबंधित, तो उसको किराए पर उठाया जा सकता है। तो उसके बारे में ये कह रहा है कि वो तो अलग प्रक्रिया वो धारा 9 में निर्धारण होगा, लेकिन कोई ऐसी चैरिटेबल है, चैरिटेबल के लिए धारा 9 का स्पेशली वर्णन करता है कि सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं द्वारा किराए पर दिए वाणिज्यिक भवनों के किराए का पुनरीक्षण, जहां किसी सार्वजनिक पूर्त या सार्वजनिक धार्मिक संस्था का कोई भवन किसी किराए को दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान के किराए के लिए दिया गया हो, वहीं इस अध्याय या किसी समुदाय या पट्टा में किसी बात के होते हुए भी ऐसे भवन का मकानदार मतलब मालिक भवन के लिए देय मासिक किराए का पुनरीक्षण करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है। और ऐसे किराए का पुनरीक्षण किराएदारी के अधीन भवन के बाजार मूल्य के 10% के 12वें भाग के बराबर धनराशि तक किया जाएगा। वही बात जो धारा 9 में हम लोगों ने देखा है, उसी को ये कह रहा है, बस धारा के अंतर है। धारा 9 का में स्पेशली धार्मिक संस्थाओं द्वारा दिया जाएगा और उसमें धारा 9 में अन्य लोगों द्वारा दिया जाएगा जो सामान्य रूप से भवन के मालिक होते हैं। अब इसमें कार्य प्रतिबंध यह है कि उपधारा 1 के अधीन पुनरीक्षित किया गया किराया उपधारा के अधीन मकानदार द्वारा आवेदन पत्र देने के दिनांक पर दे किराए के 2 गुने से अधिक न होगा। मतलब जो उसके द्वारा किराएदार द्वारा दिया जा रहा है, तो वह किराया अगर ये 10% अधिक भी हो जा रहा है तब भी ये दूना से अधिक नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि 10,000 का किराया मंथली है तो तुरंत 20,000 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक मैं उदाहरण के रूप में समझा रहा हूँ, यहाँ 10,000 भी लागू नहीं होगा, क्योंकि इस अधिनियम का 2,000 से अधिक के ऊपर के किराए पे इस अधिनियम का लागू नहीं होना है। एक उदाहरण के लिए हमने कह दिया। ये इसका उदाहरण ऐसे कहा जा सकता है कि जैसे 1,500 कोई किराया है या 1,000 किराया है तो मैक्सिमम 2,000 रुपया नहीं हो सकता है। ये इसके कहने का ये तात्पर्य है। वो बहुत होगा तो 12,000 1200 हो जाएगा, 1,500 हो जाएगा।
अब उपधारा 2 कह रहा है कि उपधारा 1 के अधीन पुनरीक्षित किराया आवेदन पत्र के दिनांक के ठीक बाद पड़ने वाले किराएदारी मास के प्रारंभ से किराएदार द्वारा देय होगा। तो ये नेचुरल है, बैक डेट से बहुत लक्षित प्रभाव नहीं होता है। जब भी कोई किराएदार का किराया निर्धारित होगा तो आने वाली जो तिथि होगी महीने का, वो 1 तारीख से किराया देय होगा। जहां किसी भवन का किराया उपधारा 1 के अनुसार पुनरीक्षित कर दिया गया हो, वहां मकानदार अंतिम आदेश के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के भीतर उक्त उपधारा के अधीन नया आवेदन पत्र देने का हकदार नहीं होगा। इसमें और धारा 9 में थोड़ा सा अंतर यह है कि धारा 9 क में जो बातें कही गई हैं, एक बार पुनरीक्षण हो गया, पुनरीक्षित हो गया, उसका किराया मानक निर्धारण हो गया तो 5 साल के लिए बाध्य हो जाता है, उसको उसी 5 साल तक का किराया वैसे ही वसूल करना होता है। जबकि धारा 9 में ऐसा नहीं है, हर प्रति वर्ष उसको 10% बढ़ाने का अधिकार होता है, अपने किराए को बढ़ा सकता है। लेकिन धारा 2 में जो हम लोगों ने देखा है कि 2000 से अधिक किराया नहीं होगा, उसको ध्यान में रखते हुए अब हम लोग देख लेते हैं धारा 10 में इसके अपील के बारे में बात कही गई है कि धारा 9 या धारा 9 क के अधीन दिए गए जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर, ये ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि प्रारंभिक परीक्षाओं में इस बात को पूछा जाता है, 30 दिन के भीतर जिला न्यायालय को अपील कर सकता है। ये किसको अपील की जाती है और कितने दिन के अंतर किया जाता है, ये चीज ध्यान रखना है। तो 30 दिन के भीतर जिला न्यायालय को अपील कर सकता है और जिला न्यायाधीश या तो स्वयं उसे निस्तारित करेगा या उसे अपने प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन किसी अपर जिला न्यायाधीश को निस्तारण के लिए अभ्यर्पित कर देगा। और ये जो धारा 10 का उपधारा 2 है, ये कह रहा है कि अपील प्राधिकारी आदेश की पुष्टि, उसमें परिवर्तन, ये शक्ति की बात कर रहा है कि आदेश की पुष्टि, उसमें परिवर्तन, उसे विखंडित कर सकता है अथवा पुनः विचारण के लिए मामला मजिस्ट्रेट को वापस कर सकता है। ये 3 चीजों को ये कर सकता है और कोई अतिरिक्त साक्ष्य भी ले सकता है और ऐसे आदेश के संबंध में जिसके विरुद्ध अपील की गई हो, अपने निर्णय तक उसके प्रवर्तन को ऐसी शर्तों पर यदि कोई हो जिसे वह उचित समझे स्थगित कर सकता है। और उपधारा 3 इसका ये कह रहा है कि इस धारा के अधीन अपील प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी भी आदेश के विरुद्ध कोई भी अग्रेतर अपील या पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा तथा उसका आदेश अंतिम होगा। अर्थात मानक किराए से संबंधित यदि कोई डिस्प्यूट है तो वो जिला न्यायालय में उसकी अपील होगी 30 दिन के भीतर और जो भी उसका निर्णय होगा वो अंतिम होगा, उसकी फिर न तो अपील होगी न उसका कोई पुनरीक्षण होगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि एक मानक किराए से तात्पर्य क्या है, मानक किराए का अवधारण कैसे होता है जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, और उससे कोई विक्षुब्ध व्यक्ति है तो फिर अपील किस धारा में कर सकता है और किसको कर सकता है। अब एक टॉपिक इसमें और आता है कि क्या कोई किराएदार और मकानदार दोनों आपस में भी कोई मकान का किराया तय कर सकते हैं। तो इसके लिए धारा हमें 5, 6 और 8 को पढ़ना होगा। तो धारा 5 में बताया गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि ऐसे किसी भवन के संबंध में जिस पर पुराना अधिनियम लागू था, इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व से जारी किराए की दशा में मकानदार लिखित नोटिस द्वारा जो अधिनियम के प्रारंभ होने के 3 महीने के भीतर दिया गया हो, उक्त भवन के लिए देय किराए की धनराशि में ऐसी वृद्धि कर सकता है जो मानक किराए से अधिक न होगा और इस प्रकार बढ़ाया गया किराया अधिनियम के प्रारंभ से देय होगा। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो पहले से किराएदार के रूप में रह रहा है, तो जो उसका मकान मालिक है, मकान मालिक किराएदार को 3 महीने की नोटिस दे करके किराया बढ़ा सकता है, लेकिन उसमें एक शर्त यह है कि जो मानक किराया होगा उससे अधिक नहीं होना चाहिए। अब धारा 6 कह रहा है कि सुधार का किराए पर प्रभाव क्या होगा। यदि कोई सुधार किया गया है तो धारा 4 या धारा 5 में निहित किसी बात के होते हुए भी, किंतु धारा 8 के बंधों के अधीन रहते हुए यदि मकानदार ने इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात किसी भवन में या तो किराएदार की सहमति से या विधि की किसी अपेक्षा के अनुसरण में कोई सुधार किया हो, तो वह किराएदार को लिखित नोटिस देकर जो उक्त सुधार के संपन्न होने के दिनांक से 3 महीने के भीतर का हो, भवन के मासिक किराए में उक्त दिनांक से ऐसी धनराशि की वृद्धि कर सकता है जो ऐसे सुधार की वास्तविक लागत के 1% से अधिक न हो और तत्पश्चात उक्त भवन का मानक किराया तदनुसार बढ़ जाएगा। मतलब ये इसके कहने का तात्पर्य है कि किसी कारण से यदि विधि के आज्ञानुवर्तन में कोई उसके मकान में कोई तब्दीली हो जाती है, मतलब उसमें कुछ तोड़फोड़ हो जाता है या उसका सुधार हो जाता है,
या खुद ही मकानदार जो है अपना कोई सुधार कर लेता है, तो वो जिस दिन सुधार संपन्न हुआ उसके 3 महीने के भीतर किराएदार को नोटिस दे करके अपना किराया बढ़ा सकता है, लेकिन वो किराया जितना सुधार हुआ है उस 1% से अधिक नहीं होगा। अब इसमें ये धारा 8 के अधीन रहते हुए ये बात जो कही गई हो, इसलिए कही गई है कि धारा 8 में जो बातें कही गई हैं वो यही है कि किन्हीं भी दशा में मानक किराए से अधिक किराया नहीं वसूल किया जाएगा। अब जो कोई डिस्प्यूट होता है उसके बारे में कह रहा है कि यदि कोई धारा 5 में या 6 में या 7 में कोई ऐसा डिस्प्यूट है जो आपस में इन लोगों का, एक तो धारा 9 में मानक किराए का अवधारण के लिए आवेदन दिया जाता है, वो अलग बात है, लेकिन ये डिस्प्यूट जो सुधार के आधार पर किया गया है या जो बढ़ोतरी करके किया गया है, इसका कोई यदि डिस्प्यूट है तो धारा 8 में उसकी सुनवाई जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ही किया जाएगा। ये कह रहा है कि यदि मानक किराए की धनराशि या धारा 5 या धारा 6 के अधीन अनुज्ञेय किराए में वृद्धि की धनराशि या दिनांक जिससे ऐसी वृद्धि प्रभावी होगी अथवा धारा 7 के अधीन किराए द्वारा दे कर भी धारा 16 या 21 के अधीन किसी भवन का कोई भाग या उससे संबंध किसी भूमि में निर्मुक्त होने के पश्चात किराएदार द्वारा अनुपातिक किराए की धनराशि अथवा धारा 24(2) के अधीन मूल किराए को प्रतिष्ठित नए भवन के लिए उसके द्वारा देय किराए की धनराशि के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न हो तो जिला मजिस्ट्रेट तदर्थ आवेदन प्राप्त पत्र दिए जाने पर आदेश द्वारा विवाद को अवधारित करेगा। इसका उपधारा 2 कह रहा है कि यदि किसी किराएदार द्वारा अध्यासित किसी भवन का निर्धारण उसके लिए देश सम्मत किराए से कम हो तो जिला मजिस्ट्रेट किराए के आवेदन पत्र पर या तो स्वतः मकानदार को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात संबंधित स्थानीय प्राधिकरण को सम्मत किराए के अनुसार उस दिनांक से जब वे सम्मत किराया दे हुआ हो, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के दिनांक से जो भी पश्चातवर्ती हो निर्धारण में वृद्धि करने के निर्देश दे सकता है और तदुपरांत उक्त स्थानीय प्राधिकरण से संबंधित विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी निर्धारण तदनुसार ठीक कर दिया जाएगा। उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश धारा 10 के अधीन की गई किसी अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए अंतिम होगा। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी कोई डिस्प्यूट की बात आएगी तो उस डिस्प्यूट का जो कुछ भी अपील होगा वो धारा 10 में होता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि धारा 8, धारा 9 और धारा 9 क के अधीन कोई भी ऐसा मामला है जिसमें आदेश किया गया है तो उसकी अपील धारा 10 में जिला न्यायालय द्वारा होगा। तो ये जो कह रहा है कि धारा 5, 6, 7 में यदि कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो उसकी अपील तो जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ धारा 8 में की जाएगी, और धारा 8 में जो उसका निर्णय हुआ या धारा 9 या धारा 9 क में जो मानक किराए का अवधारण किया गया उसमें कोई भी निर्णय लिया गया तो इन दोनों की अपील धारा 10 में की जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि कैसे एक मानक किराए को निर्धारित किया जाता है या मानक किराया होता क्या है, उसके विवाद से संबंधित अपील कहाँ होती है, कितने दिनों में होती है और किसके यहाँ होती है और वह अंतिम कब हो जाती है। हमें विश्वास है कि आप लोगों को ये मेरी बातें जरूर समझ में आई होंगी। कृपया बेरेक्ट जरूर पढ़ें और मैं पुनः अपने बातों को दोहराना चाहूँगा कि आप लोग धैर्य बनाए रखें। जितने भी लोकल लॉ से संबंधित केस लॉ हैं जो महत्वपूर्ण हैं उनको मैं अलग वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक के लिए आप लोग इन सब विषयों पे क्रमवार अध्ययन करते रहिए। अगले वीडियो में मैं पुनः उपस्थित रहूंगा। इजाजत दीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।